अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, भारत में मेड इन इंडिया मर्सिडीज इलेक्ट्रिक 850 km सिंगल चार्ज पे, यानी 850 किलोमीटर सिंगल चार्ज पे चल सकती है, फुल्ली मेड इन इंडिया लॉन्च हो गई है। क्या कुछ नहीं बन रहा भारत में, फुल्ली। और पाकिस्तान एक सुई नहीं बना सकता। लेकिन आप फिक्र ना करें, पाकिस्तान ने भी हवाई जहाज बना लिया है। हमारे दावत इस्लामी है ना, जो उसने मदनी हवाई जहाज बना लिया है, और ये मदनी हवाई जहाज चांद तक जाएगा। अजीज़ दोस्तों, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मैसेज किया है, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द डेवलपमेंट इन बलोचिस्तान, what they are going to be free from Pakistan, when they are going to be free from Pakistan, what is the situation in Sindh. I am waiting Pakistan disintegration so that we can get our POK. Are these things happening in 2023 or before 2024 general election? I am very excited to know about these things. तो देखें, बलूचिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, ये एक जंग चल रही है फुल फ्लेज, जिसमें आर्मी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बलोच इस वक्त अपने जंग के फैसला कुन मोड़ पे आ चुके हैं। नवाबजादा ब्रामदाग बुगटी, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा सरदर्द बने हुए हैं, बलोच रिपब्लिकन पार्टी के चेयरमैन हैं, बुगटी ख़ानदान के चीफ हैं, नवाब अकबर बुगटी के पोते हैं, जिनीवा में रहते हैं अजाइलम पे। उन्होंने ट्विटर पे लिखा है कि ना तो बलोच बेचारा है, ना ही इसको कोई बाहर से इस्तेमाल कर रहा है। इल्ज़ाम लगता है ना कि इंडियन एजेंट हैं और इंडिया बलोचिस्तान को कर रहा है। उस पर उन्होंने कहा कि हमने अपने राइट्स के लिए अपने कॉन्शियस ज़मीर के हिसाब से लड़ना शुरू किया है। नवाबजादा ब्रामदाग बुगटी ने लिखा है कि बलोचों पे इल्ज़ाम तराशी से पहले सच बोलने की हिम्मत पैदा करो। बलोचों को दीवार से किसने लगाया? ये कहना कि सियासतदानों को सियासी तौर पर लड़ना चाहिए और पहाड़ों के बजाय जेल में जाना चाहिए। उन्होंने लिखा, पाकिस्तान में दूसरों के लिए तो दुरुस्त हो सकता है, लेकिन बलोचों के पास जेल की भी अय्याशी नहीं है। उन्हें तो ज़बरदस्ती गायब किया जाता है, बरसों तक टॉर्चर किया जाता है और आखिर में एक्स्ट्रा जुडिशली मर्डर किया जाता है। उन्होंने लिखा है कि बलोचों को बैरूनी लोग, यानी इंडिया या किसी और पावर की तरफ से, ईरान या इंडिया की तरफ से इस्तेमाल करने का जो इल्ज़ाम लगता है ना, वो गलत है। और पाकिस्तान के लोग बलोचों की आवाज़ दबाने के लिए जो काम कर रहे हैं, उसको इस्टेब्लिशमेंट का नाम देते हैं। उन्होंने कहा, अगर बलूचिस्तान के लोग हथियार नहीं उठा सकते तो फिर फ़ौज पाकिस्तान की सियासत में क्या कर रही है? तो ये बलोचों की पोजीशन बहुत ज़बरदस्त है और पाकिस्तान के लिए इस वक्त बलोच एक मुश्किल बना हुआ है। आपका सवाल सिंध के हवाले से, तो सिंध के हवाले से देखें, सिंध का मामला बहुत ख़राब है। मशहूर अंग्रेज़ जर्नल सर चार्ल्स जेम्स की किताब थी द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, कि सिंध की फतह। उसमें वो लिखते हैं कि फरवरी 1843 में जब हमने मियानी की जंग में सिंध का अंदर हमला किया, तो हमारे मुकाबले पे सिंध के रहने वाले सिर्फ बलोच आए, सिंधी नहीं आए। 3000 बलोच मारे गए। इसके बाद हमने सिंध फतह किया। सिंध में बलोच हमारे दुश्मन थे। सिंधी हमेशा से अंग्रेज़ फ़ौज के वफादार रहे। इस वजह से हमने समाटों सिंधियों को बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ दी और ज़मीनें दी, और कुछ को तो हमने ब्रिटिश नेशनलिटी दी। देखें, सिंध का जब ये कह रहे हैं ना कि सिंधी, तो सिंधी एक्चुअली अपने जागीरदारों के कंट्रोल में रहा है।
सिंधी अपने जागीरदारों का गुलाम रहा है। आज आपको सिंध में रेडिकलाइजेशन बहुत तेज़ी से होती हुई नज़र आएगी। सिंधी आज भी, भाई आप देखें ना कि असेंबली में, शहरों को छोड़ दें अगर, कराची, हैदराबाद वगैरह, तो वहाँ से तो सिंधी शायद ही कोई इलेक्ट होके जाता है ना। वो भी कुछ जो जाता है वो जागीरदार ही होता है। बाकी अंदरून सिंध, सिंध के गांव गोठों से सारे जागीरदार होते हैं। आज भी असेंबली में जाके देख लें तो 90%, 95% सिंधी जो असेंबली में बैठा है वो जागीरदार है। तो सिंध का मामला ज़रा ख़राब है कि सिंधी आज तक अपने जागीरदारों के कंट्रोल से नहीं निकला। राइट फ्रॉम 1947 आज तक सिंध पे जितनी भी हुकूमतें रही हैं वो जागीरदारों की रही हैं। चीफ मिनिस्टर से लेके मेजर मिनिस्ट्रीज जागीरदारों के कंट्रोल में रही हैं। पीपल्स पार्टी के बनने के बाद पीपल्स पार्टी खुद एक जागीरदारों की पार्टी है। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वन ऑफ द बिगेस्ट जागीरदार होता था। फिर जत्तोई जो जुल्फ़िकार ने सिंध का वजीर आला बनाया था जिनको, वो भी जागीरदार। मुमताज़ भुट्टो वो भी सिंध का चीफ मिनिस्टर रहा भुट्टो के दौर में, वो भुट्टो का कज़न था, वो भी जागीरदार। फिर ज़ियाउल हक के ज़माने में भी सिंध के जो चीफ मिनिस्टर बनते थे वो भी जागीरदार होते थे, पीपल्स पार्टी के नहीं होते थे। अख्तर अली जी काजी बना, और इस तरह वो एक जस्टिस था, जस्टिस क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, वो बना। फिर बाद में जब ISI ने ज़बरदस्ती भी सिंध पीपल्स पार्टी को सिंध में से दूर रखा तो फिर पगाड़ा की पार्टी के जागीरदार ही बनते रहे या मुस्लिम लीग नून के जागीरदार ही बनते रहे। तो सिंध में मामला ज़रा ख़राब है। सिंधी अपने जागीरदार के असर से अभी तक निकला नहीं। अजीज़ दोस्तों, ये चौथी क्लास, पाकिस्तान में चौथी क्लास की जो किताब है उसमें ज़रा आपको मैं बताऊं पाकिस्तान के बारे में क्या लिखा है। बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना, और बच्चे बच्चे की ज़बान पे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह हिंदुस्तान में 1947 में था। इस्लामाबाद पाकिस्तान का खूबसूरत कैपिटल है। 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान। आबादी के लिहाज से पंजाब बड़ा है, ये वो सब कुछ ठीक है। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है। आटे की लाइनें देख लें, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर करते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा है। यहाँ पे बेहतरीन नेचुरल रिसोर्सेज, गैस और सब कुछ है। गैस रमज़ान में सहरी अफ्तारी के टाइम पे नहीं दे पा रहे। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल मैदान में ज़बरदस्त तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान में इल्म की रोशनी, एजुकेशन की रोशनी आम है। ज़िंदगी के हर फील्ड में पाकिस्तान ज़बरदस्त तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान इस्लाम का किला है, इस्लाम की एटॉमिक पावर है, और हमें हमेशा पाकिस्तान के लिए काम करने चाहिए। अब मज़ीद इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा है, मैं क्या बताऊं। ये हमें पढ़ाया जाता है बचपन से। अजीज़ दोस्तों, कुछ इश्यूज़ पे बात कर लें। इमरान खान से शुरू करते हैं। अमेरिकन सीनियर कांग्रेसमैन ब्रेट शेरमैन ने कहा है कि इमरान खान ने हमें यकीन दिलाया है कि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं है, और साथ में उन्होंने कहा कि मुझे आप इमरान खान का एजेंट ना समझें, मैं इमरान खान के लिए लॉबिंग नहीं कर रहा। ये शेरमैन कैलिफोर्निया से डेमोक्रेट कांग्रेसमैन हैं और वो चीफ नेगोशिएटर रहे हैं अमेरिका तालिबान डील के। वो कह रहे हैं कि मैं इमरान खान को वापस गवर्नमेंट में लाने का कैंपेनर नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान से मेरी अभी रिसेंटली बातचीत हुई है और पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायोलेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं PTI के ख़िलाफ़, उस पर हमें कंसर्न है। बलोचों के लिए नहीं है कंसर्न, पख्तूनों के लिए नहीं है कंसर्न। उसी टेलीफोन कॉल में इमरान खान ने मुझे कहा कि पाकिस्तान में कानून की हुकूमत होनी चाहिए और हम अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। अजीज़ दोस्तों, इमरान खान इस वक्त हर तरह से कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वो पावर में आ जाए। इसके लिए चीफ जस्टिस
जस्टिस बंदियाल, जिसकी बेटी और बीवी इमरान खान के धरनों में नाचती हैं, उनसे इमरान खान की डील हो गई है। जनरल फैज़ हमीद ने इनकी ये डील कराई है। ये पीटीआई के ही एक सोर्स ने बताई है ये बात कि जनरल फैज़ हमीद ने डील करवाई है, जिसमें इमरान खान ने कहा कि तुम हर हालत में इलेक्शन करवा दो, मैं इलेक्शन जीतने के बाद तुमको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना दूंगा तुम्हारी रिटायरमेंट के बाद। ये इमरान खान की डील हुई है। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक इमरान खान से मिलने गए थे और इमरान खान को कहा कि तुम गवर्नमेंट से, पीडीएम की सरकार से मीटिंग करो और नेगोशिएशन करो, ये हल्ला उड़ी ना करो। तो इमरान खान ने नेगोशिएशंस के लिए 4 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह है कि इमरान खान के ऊपर जितने केसेस हैं ख़त्म किए जाएं, जितने केसेस हैं। दूसरी शर्त यह है कि जितने पीटीआई के लोगों को ने रिज़ाइन किया था उनके रेजिग्नेशन कैंसिल किए जाएं और उनको वापस सबको असेंबली में भेजा जाए। तुम तो कहते थे हम असेंबली में ही नहीं बैठना चाह रहे इनके साथ। तीसरी शर्त कि ओपोजिशन लीडर का असेंबली में, ओपोजिशन लीडर की पोजीशन पीटीआई को दी जाए। और चौथी शर्त कि सारे पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, उनके खिलाफ जितने केसेस हैं वो ख़त्म कर दिया जाए। अब ये शर्तें कौन मान सकता है? और ये रूल ऑफ लॉ की बात करता है। ये कह रहा है कि मैं इनको गिरफ्तार करूंगा, करप्शन पे इनको बंद करवाऊंगा, इनको जेलों में डालूंगा, और अपने ऊपर, अपनी पार्टी के एक एक लोग के ऊपर कहता है कि केसेस ख़त्म करो। इसके ऊपर जो बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं उसमें तलाक का केस भी आ गया है। लोग कह रहे हैं यार आप नीचे बिलो द बेल्ट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चली गई है, तलाक का मामला। भाई साहब, ब्लास्फेमी पे आप जिसको पकड़ो पकड़ के आग लगा दो, सही है। इमरान खान के लिए हर चीज़ माफ। इमरान खान की शादी जिसने कराई थी उसने अदालत में आके कहा है कि इद्दत में निकाह हुआ है। इद्दत इस्लामिक कंडीशन है कि एक औरत तलाक के बाद एक पर्टिकुलर पीरियड तक शादी नहीं कर सकती, वो पीरियड पूरा करके शादी कर सकती है। इमरान खान ने इधर तलाक हुई पिरनी की और फ़ौरन मौलवी को बुलाया, निकाह पढ़वा लिया। मौलवी ने कहा इद्दत हो गई, उन्होंने कहा इद्दत हो गई। फिर 3 महीने बाद जब इद्दत पूरी हुई तो मौलवी, उसी मौलवी को वापस बुलाया कि अब आपको वापस निकाह कराना पड़ेगा। उसने कहा तो पहले क्यों, मसला क्या हुआ? बोला उस वक्त इद्दत पूरी नहीं हुई थी। तो बोला लाहौल वाला कुव्वत, आपने मुझसे गलत काम करा लिया, इद्दत में निकाह पढ़वा लिया, ऐसी क्या क़यामत आ रही थी? तो इमरान खान की बीवी ने कहा कि नबी करीम प्रॉफिट मोहम्मद मेरे ख्वाब में आए और मुझे हुक्म दिया कि मैं शौहर से तलाक लेके फ़ौरन इमरान से शादी करूं। और इमरान खान ने कहा कि मुझे ये बताया गया था बड़े बड़े पीरों फ़कीरों से कि तुम इससे शादी करते ही फ़ौरन प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे। अब ये सारी कहानियाँ देखें इस्लाम को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे मिसयूज़ भी करते हैं। इद्दत में निकाह भी करा रहे हैं, ये मिसयूज़ है, और नबी पाक का ख्वाब ये यूज़ करना है। देखें अजीज़ दोस्तों, बात दरअसल ये है कि पीरनी के ताल्लुकात थे आर्मी जनरलों से। पीटीआई एक अरसे से आईएसआई की ग्रूमिंग कर रही थी, लेकिन अभी तक वो डील क्लिक नहीं हो रही थी टॉप आर्मी लीडरशिप से। तो पीरनी ने इमरान खान को कहा कि मैं तुम्हारी ये डील करवा सकती हूँ, आर्मी तुम्हें फ़ौरन सरकार में ले आएगी, इलेक्शन जितवा देगी, लेकिन मुझे भी मज़े चाहिए, मुझे एक सेलिब्रिटी की बीवी बननी है। बहुत हो गया ये मानेका से मैं शादी करके 50 साल गुजार दिए, अब मैं एक सेलिब्रिटी की बीवी बननी चाह रही हूँ और प्राइम मिनिस्टर की बीवी बननी चाह रही हूँ। फ़ौरन तलाक करवाई। मानेका ने कहा ठीक है, मुझे बदले में एक 18 साल की लड़की दो। पीरनी की एक मुरीदनी थी, वो उसको दे दी गई 18 साल की लड़की से, उसने शादी की। ये ड्रामे होते हैं। दूसरा, इमरान खान की बगैर शादी की बेटी, जो कि पाकिस्तान के कानून में बहुत बड़ा हुदूद का कानून आता है, बहुत बड़ी सज़ा है, संसार की सज़ा है, वो केस चल रहा है। तीसरा, बाकी तो करप्शन के केसेस बहुत सारे हैं इसके ऊपर।
तो ये सारे चीज़ें चाह रहा है कि ख़त्म हो जाएं और ये मज़े से वापस सरकार में आ जाए। अजीज़ दोस्तों, आर्मी और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इनका क्या हाल बताएं कि एयरपोर्ट के ऊपर जो हमारे पाकिस्तान में एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट सिक्योरिटी सर्विस होती है ASS, उसके DG के प्रोटोकॉल का हाल, ये पीपल्स पार्टी के सिटिंग मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट मेंबर हैं, वो नेशनल असेंबली में स्पीच करते हुए बता रहे हैं, ज़रा सुनिए। अभी हम जब एयरपोर्ट पे आ रहे थे, बीबी शाजिया मरी मेरे साथ, आबिद भैयो मेरे साथ, हम 12 बजे की फ्लाइट हमारी कैंसिल, 1 बजे की फ्लाइट से हम आ रहे थे, तो अचानक हम तीनों परेशान हो गए कि 25-30 आदमी आए, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है। हमने कहा खुदा खैर करे क्या हो गया है। फिर पता चला जी हटो हटो कोई आ रहा है। तो हमने कहा कि अल्लाह खैर करे। तो मैंने जब देखा तो वो आरिफ अलवी भी नहीं था और मियां साहब तो यहां पे थे, मेरा सदर और वजीर आजम तो वो नहीं था। ये इतनी हड़बोंग किस लिए थी कि कुछ भी है जैसे तैसे, अल्लाह ने वफाकी वजीर बनाया है, अवाम ने मुंतखब किया, धक्के पड़ रहे हैं, हटो ये वो। और उसके बाद जी कोई शख्स आए, तो मैं, बीबी शाजिया बैठी है और आबिद, हम कह रहे थे यार ये कौन है, हमारे मुल्क का सदर वजीर आजम तो नहीं है। तो मैंने समझा शायद श्रीलंका का है, इसने बोला नहीं इंडिया का है, पता नहीं कहां का है ये। लगता तो प्रोटोकॉल का सदर वजीर आजम से नहीं कम नहीं था। वो फिर हमें धक्के धुके उसको बिठाया गया। फिर हमने पूछा कि भाई ये साहब कौन है, डरते डरते हमने, उन्होंने कहा ये DG साहब है, ये DG साहब है, खुदा की कसम। तो DG ASF। मैंने बोला ये DG है। बोला, मैंने कहा हमें धक्के क्यों मार रहे हो। बोला ये DG है भाई। अच्छा, फिर ये एयरपोर्ट पे अभी भी 10 मिनट पहले, आधा घंटा पे, अब जब हम एयरपोर्ट पे उतरे, हटो हटो हटो, भाई क्या हो गया। वो दौड़ते हुए सर 4, जैसे आपकी गाड़ी के ऊपर संदूक लगा हुआ है ना, AC 2 गाड़ियां और एंटीना लगे हुए, 5-6 गाड़ियां उसके अलावा आगे, 3-4 आगे, हटो हटो। वो उसमें गाड़ी बिठा, ये पूटा टू। मैंने कहा यार खुदा बचाए, अभी क्या करे आदमी। वो मैं, शाजिया और आबिद, हम लोग परेशान हुए, एयरपोर्ट पे खड़े हुए डरे हुए कि यार ये चला जाए, अल्लाह करे कोई हम लोग को गोली वोली ना मार दे। तो ये क्या अभी, और हमारा वजीर बेचारा इस चौक में लावारिस, एक कांस्टेबल उसके साथ नहीं जो उसकी लाश को इज्जत से उठाता। वो जो वहां पे पुलिस वाले हैं, खुदा की कसम, उन्होंने पोली क्लिनिक में ये बयान दिया कि हमें तो पता ही नहीं था ये वजीर है, हम तो रोड से उठा के लाए। आप क्या कर रहे हैं ऑस्टेरिटी के नाम पे। ये आपके जज 20-20, 18-18 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, आपके आईन को तोड़ रहे हैं, आपके जर्नल गोल्फ खेल रहे हैं 50-50, 20-20 पता नहीं कितने लाख, और आप 1,60,000 और मुफ्ती रोड पे मरा हुआ पड़ा है, कोई उठाने वाला नहीं। अजीज दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी सेंसस हुए हैं, डिजिटल सेंसस पाकिस्तान में। अब आप सोचें कि कितना घपला हुआ होगा इसमें। और इसमें 2-3 चीज़ें फैक्टर हैं। एक तो पंजाब की हेजेमनी को बढ़ाना था, घटाना नहीं था, ताकि वो पाकिस्तान में जो फंड, जो फेडरल फंड होता है, वो प्रोविंसेस में डिवाइड होते हैं ना, वो पॉपुलेशन की बुनियाद पर होते हैं। होना क्या चाहिए, जर्मनी में क्या होता है, रिसोर्सेज की, जिस प्रोविंस ने जितना रिसोर्सेज जनरेट किया है, जितना फेडरेशन को जितना जमा कराता है टैक्स और दूसरी चीज़ें, उस हिसाब से उसको मिलता है। और यही होता है लॉजिकल। ये तो नहीं है ना कि एक इलाका कमा रहा है, दूसरा बैठ के खा रहा है। पाकिस्तान में पॉपुलेशन की बुनियाद पे शुरू से ये रखा गया है, क्योंकि सिंध में, बलूचिस्तान में इनके अपने एजेंट सरकार में रहते हैं हमेशा, तो वो तो कभी अपने प्रोविंस का नहीं सोचते, साइन मार देते हैं। तो पाकिस्तान का जो NFC है, नेशनल फंड जो होता है, जो डिवाइड होता है प्रोविंसेस में, वो 58 पॉइंट समथिंग पंजाब को जाता है। तो पंजाब अपनी पॉपुलेशन को हाईएस्ट रखना चाहती है, तो सेंसस में वो उन्होंने टारगेट अचीव किया। सिंध में पीपल्स पार्टी चाहती थी कि सिंधियों की पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा बताया जाए, और शहरों की, क्योंकि देखें नेशनल असेंबली की और प्रोविंशियल असेंबली की सीटें भी पॉपुलेशन की बुनियाद पर होती हैं। तो पॉपुलेशन डिवीज़न इन्होंने सिटीज़ की कम दिखाने की वो की, इसके लिए कराची की जो ऑलरेडी पिछले सेंसस में पॉपुलेशन थी उससे कम हो गई है,
हैरत की बात है कि नहीं, यानी बच्चे पैदा नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, कम हो गई है। जबकि इतना माइग्रेशन हो रहा है अफगानिस्तान से, केपीके से कराची में, लेकिन और कराची की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी कौन है? आर्मी की गोद में बैठे हुए, बल्कि लेटे हुए आर्मी के आगे, MQM पाकिस्तान। तो ये डॉक्टर शाहिद मसूद हैं, मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने ये ब्रेक की है खबर कि MQM पाकिस्तान ने 25 अरब रुपए, 2500 करोड़ रुपए रिश्वत ली है पीपल्स पार्टी से, जिसमें ये सेंसस में इन्होंने हर चीज़ चुपचाप कबूल कर ली। और कराची की आबादी को कम काउंट करने के लिए MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल, जो कि क्या मैं गाली दूँ, मेरे को इसका नाम आता है, मुझे बहुत गाली आती है, क्योंकि मैंने इसके साथ मेयर था, तो ये मेरा सिटी मेयर था, मैंने इसका हरामीपन करीब से देखा है। और फारूक सत्तार, जिसका जो ये भी एक एक्स मेयर था, और इसका भी मैंने हरामीपन करीब से देखा है। इनको 25 अरब रुपया, 2500 करोड़ रुपया दिया है कि तुम लोग इस पे कोई प्रोटेस्ट नहीं करना, और यही हुआ। अजीज़ दोस्तों, सऊदी अरब ने $2 बिलियन और इमारात ने $1 बिलियन पाकिस्तान को देने का ऐलान किया है, और इससे पाकिस्तान में खुशियाँ लहरा गई हैं कि अब IMF से भी डील हो जाएगी। सऊदी अरब ने कहा है कि 7 दिन के अंदर $2 बिलियन हम आपको पहुंचा देंगे, $1 बिलियन इमारात से आएगा, $3 बिलियन भीख आई है, जो कि खर्च करने की इजाज़त नहीं, सिर्फ सजा के रखना है। अभी जो लोन्स वापस करनी हैं, जो $8 बिलियन पिछले अगले 1 महीने में देने हैं, उसका अभी इनको पता नहीं है कि क्या होगा। वहीं भारत की स्टेट बैंक ने ऐलान किया है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पिछले 1 महीने में $6.8 बिलियन का इंक्रीज हुआ है। भीख से नहीं हुआ, जनरेट करते हैं ये है फ़र्क। और पाकिस्तान में इस पे खुशियां मना रहे हैं। इनको तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम 2022-2023 में बताया है कि कम हुई है। 2021 से 2022 में पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $1613 थी साल की, जो कि 2022-2023 में $1399 रह गई है। ये तकरीबन $214 कम हुई है, जबकि महंगाई बढ़ी है, जबकि डॉलर का रेट बढ़ा है, जिससे कि और रुपए का कचूमर निकला है। पाकिस्तान की GDP पर कैपिटा ग्रोथ -1.5 रही है, जबकि 2021-2022 में +4.2 थी। और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहे, जो किताबों में पढ़ा रहे हैं और ये वो। अजीज़ दोस्तों, ये सारी सूरत हाल थी जो पाकिस्तान के हवाले से मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।